नमस्कार, सुस्वागतम। BA-BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर SL हिंदी के अंतर्गत गत तासिका में हमने पारिभाषिक शब्द से तात्पर्य एवं पारिभाषिक शब्द की सामान्य विशेषताओं को पढ़ा है। आज हम पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। पारिभाषिक शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हमने इस बात का उल्लेख किया था कि भाषा चाहे कोई भी हो, उसके दो रूप होते हैं, एक सामान्य रूप तथा दूसरा विशिष्ट रूप। भाषा के सामान्य रूप का प्रयोग दैनंदिन बोलचाल के लिए किया जाता है और सामान्य शब्दों का निर्माण भी सहज रूप से होता है, या फिर यूँ कहा जाए कि सामान्य शब्द बिल्कुल सहज रूप से विकसित होते चले जाते हैं। किंतु सामान्य शब्दों की तुलना में भाषा का विशिष्ट रूप, जिसका प्रयोग ही विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, ऐसे विशिष्ट शब्दों का निर्माण भी एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है और इसे ही पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण या फिर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न शास्त्रीय विषय हो या फिर तकनीकी क्षेत्र या फिर मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में पारिभाषिक शब्दों का महत्व एवं आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्राचीन समय में भी न्याय, तर्क, दर्शन, गणित, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र या फिर धनुर्वेद जैसे विभिन्न विषयों में भी गहन तथा अध्ययनपूर्ण शास्त्रों की रचना हुई है, जिनकी रचना के साथ साथ संस्कृत पारिभाषिक शब्दावली का भी भंडार संचयित हुआ है। किंतु ज्ञान विज्ञान के इस युग में विज्ञान के एवं तंत्रज्ञान के या तकनीक के क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उसे अपनी भाषा में व्यक्त करने तथा दिन ब दिन विकसित इन विभिन्न ज्ञान शाखाओं के अध्ययन और अध्यापन के लिए एक सक्षम पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण तथा निश्चयन की समस्या विश्व के लगभग सभी देशों के सामने रही है। अर्थात इन विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित ज्ञान को यदि किसी एक देश को किसी अन्य देश तक पहुंचाना है, तो उसके लिए पारिभाषिक शब्द भंडार का होना अत्यंत अनिवार्य माना गया है। और इसी दिशा में केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण एवं निर्धारण किया जा रहा है। इस निर्माण एवं निर्धारण की एक विशिष्ट प्रक्रिया या सिद्धांत है, जिनके आधार पर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहला सिद्धांत है निर्माण का। पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण की ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया अथवा चरण है। शब्दों के निर्माण के विषय में यदि चर्चा की जाए तो हमें दिखाई देगा कि शब्द निर्माण किसी भी भाषा में एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाता है। यह मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, अर्थात उपसर्ग के माध्यम से शब्दों का निर्माण, प्रत्ययों के माध्यम से शब्दों का निर्माण या फिर समास के माध्यम से शब्द निर्माण किया जाता है। उपसर्ग भाषा की एक सार्थक और बहुत ही लघुतम इकाई है।
शब्द निर्माण की प्रक्रिया में नए शब्दों का निर्माण जब उपसर्ग के माध्यम से किया जाता है, तब उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर शब्द का एक ऐसा छोटा सा अंश जो किसी अन्य शब्द के आरंभ में जुड़ता है, उसके माध्यम से नवीन शब्द का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर शब्द है पत्र। इसमें प्र उपसर्ग लगाने के पश्चात शब्द बनता है प्रपत्र, जो कार्यालयीन शब्दावली का एक महत्वपूर्ण शब्द है। उपसर्ग के साथ साथ प्रत्यय के माध्यम से भी शब्दों का निर्माण किया जाता है, और यह निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत, निर्माण सिद्धांत के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रत्यय से तात्पर्य एक ऐसा शब्दांश, शब्द का एक ऐसा अंश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी नवीन शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय के माध्यम से शब्द निर्माण कहा जाता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय के साथ साथ शब्द निर्माण में समास पद्धति से भी विशिष्ट शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे राज्य अधिक पाल, कुल मिलाकर राज्यपाल, जिसे गवर्नर भी कहा जाता है। घोषणा अधिक पत्र, जिसे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जैसे शब्दों का निर्माण भी किया जाता है। समास पद्धति से शब्द निर्माण अर्थात दो शब्दों के योग से एक नवीन शब्द का निर्माण, इसे समास निर्माण पद्धति कहा जाता है। ऐसे विभिन्न पद्धतियों के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का निर्धारण किया जाता है, और ये सारी पद्धतियाँ निर्माण इस सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। दूसरा सिद्धांत है ग्रहण। आदान प्रदान अर्थात लेन देन समाज तथा देश की सहज प्रवृत्ति है, और भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का लेन देन या फिर आदान प्रदान किया जाता है। इसीलिए भाषा के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में ज्ञान विज्ञान का भी आदान प्रदान होता है, और ज्ञान विज्ञान के माध्यम से भाषा का तथा पारिभाषिक शब्दावली का भी आदान प्रदान होता है। यदि किसी देश के पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो उसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रयोग में लाने हो, या फिर शब्द निर्माण की भी संभावना नहीं है, या संभावनाओं के बावजूद शब्द निर्माण कष्टप्रद है, प्रचलन की संभावनाओं से रहित है, तो अन्य प्रगत विदेशी भाषा जिससे हमारा गहरा संबंध हो, वहाँ से पारिभाषिक शब्द ग्रहण किए जा सकते हैं, और यही ग्रहण इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अर्थात कुछ शब्दों का निर्माण मूल रूप से अपनी ही भाषा में, अपनी ही भाषा की प्रकृति के अनुसार, अपनी ही भाषा के व्याकरणिक नियमों का पालन करते हुए, तो कुछ शब्दों का ऐसी विशिष्ट भाषाओं से ग्रहण जिनका उस संबंधित भाषाओं में, उन विशिष्ट क्षेत्रों में प्रचलन अधिक है। आज शब्द ग्रहण की आवश्यकता विशेष रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में अधिक दिखाई दे रही है। इन शब्दों के ग्रहण के लिए पहला तर्क ये होता है कि तकनीकी तथा वैज्ञानिक विकास पश्चिमी देशों में हो रहा है, अतः वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा प्राविधिक उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बनाए रखना
और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली जो विशिष्ट क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दे रही है को अपनाए बिना काम नहीं चल सकता। इसीलिए स्पष्ट है कि ग्रहण यह क्षमता भी पारिभाषिक शब्दावली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निर्माण तथा ग्रहण के पश्चात अनुकूलन भी पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनुकूलन से तात्पर्य गृहीत शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुसार उस रूप में परिवर्तित करना जिस रूप में उस शब्द का प्रयोग विशिष्ट क्षेत्र में करना हो। अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है, ध्वन्यानुकूलन तथा शब्दानुकूलन। किसी भी शब्द की विदेशी ध्वनि को अपनी भाषा की ध्वनि में अपनी पद्धति में ढालकर उसका प्रयोग करना ध्वन्यानुकूलन कहलाता है। अर्थात अंग्रेजी का शब्द है टेक्निक, जिसे हिंदी में परिवर्तित कर तकनीक इस रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। एक और शब्द है अकेडमी, जिसकी ध्वनि में परिवर्तन कर हिंदी में अकादमी इस रूप में अकेडमी का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार से अनुकूलन के आधार पर भी पारिभाषिक शब्दों का निर्धारण किया जा सकता है। ध्वन्यानुकूलन के पश्चात शब्दानुकूलन भी पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विदेशी शब्दों के मूलाधार को अपने ही व्याकरण की सहायता से, अपने ही अर्थात देशज भाषाओं की व्याकरण की सहायता से नवीन रूप प्रदान करना शब्दानुकूलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वोल्टेज इस पारिभाषिक शब्द को शब्दानुकूलन के अनुसार परिवर्तित कर हिंदी में वोल्टता के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी की समस्त पारिभाषिक शब्दावली भले ही ग्रहण न की जाए, किंतु उन शब्दों को अपनी भाषा की ध्वनि के आधार पर, अपनी भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर, अपनी भाषिक विशेषताओं के अनुकूल अपनी भाषा में परिवर्तन कर लेना अनुकूलन कहलाता है। और ऐसे कई शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं की विशेषताओं को केंद्र में रखकर, उनके व्याकरण को केंद्र में रखकर लिए गए हैं। यही अनुकूलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अनुकूलन के पश्चात एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है संचयन। संचयन के अंतर्गत स्वदेशी भाषाओं, उपभाषाओं तथा विभिन्न बोलियों के उपयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में संचित कर या उनका संचय कर प्रयोग में लाया जाता है। अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों में से कुछ ऐसे शब्दों को चुना जाता है जो उपयुक्त हो। उन उपयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में अपनाकर उसके चयन तथा प्रयोग की प्रक्रिया संचयन कहलाती है, जिसमें चयन, निश्चयन तथा प्रयोग द्वारा संकलन की प्रक्रिया अपेक्षित होती है। अपनी भाषा की बोली तथा विभिन्न उपभाषाओं तथा प्रांत विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं में प्रचलित शब्दों में से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप शब्दों का चयन किया जा सकता है। इस प्रकार से संचयन के आधार पर भी पारिभाषिक शब्दों का या फिर पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण किया जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के अंतर्गत चाहे शब्दों का निर्माण हो, विभिन्न विदेशी भाषाओं से शब्दों का ग्रहण हो, अपनी भाषिक विशेषताओं के अनुरूप, अपनी व्याकरणिक विशेषताओं के अनुरूप
उन विभिन्न शब्दों का अनुकूलन हो या फिर अपनी ही भाषाओं उपभाषाओं में प्रचलित शब्दों का संचयन हो आदि सभी पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण के प्रमुख सिद्धांत कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।